बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फिफ्थ एम्पायर और मैं हूं यासिर रशीद। नाज़रीन, एशिया कप पाकिस्तान की मेज़बानी में उसका आगाज़ हो चुका है और आज पाकिस्तान का मैच जो है वो मेज़बान टीम का मैच नेपाल के साथ है और नेपाल पहली बार एशिया कप के मैदान में उतरी है। ये खुसूसी ट्रांसमिशन का आगाज़ आज से हो रहा है और ये यूं ही जारी और सारी रहेगी जब तक ये एशिया कप चल रहा है 17 सितंबर तक। और इस प्रोग्राम में आपको मुख्तलिफ तजियाकार, क्रिकेट एक्सपर्ट्स जो हैं, लेजेंडरी क्रिकेटर्स जो हैं, उनकी राय सुनने को मिलेगी। कहाँ कहाँ पे लूप होल्स हैं, कौन सा बॉलर किस हद तक तेज है, कौन सा बॉलर किस हद तक प्रेशर बना सकता है और किस बैटर की क्या महारत है और क्या तब्दीलियां दरकार होनी चाहिए। आज हमारे साथ इस प्रोग्राम के अंदर मौजूद हैं लेजेंडरी क्रिकेटर, साबिक टेस्ट कप्तान सरफराज नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सरफराज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद आसिफ हमारे साथ मौजूद हैं, मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम से वो लाइव हमारे साथ हैं, तो वहाँ पे शायकीन का जोशो खरोश भी जानेंगे कि क्या है। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने से पहले अगर बताया जाए कि पाकिस्तान जो है वो अपना मोमेंटम बरकरार रखना चाहता है जीत का। जिस तरीके से गुज़श्ता सीरीज़ के अंदर पाकिस्तान की टीम ने परफॉर्म किया है, बिलखुसूस बाबर आजम का कल के मैच के बाद ये बात करना और एशिया कप की ट्रेनिंग के बाद ये बात करना ड्रेसिंग रूम के अंदर कि मेरा और तुम्हारा नहीं चलेगा, हम करके चलेंगे, यानी वो क्रेडिट अपनी ज़ात के ऊपर कोई नहीं लेना चाहते। वो कहते हैं कि टीम है तो टीम की तमाम तर जो जिद्दोजहद है उसी के साथ ही हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ये जो तमाम तर चीज़ें हैं किस हद तक हमें आगे बढ़ा सकती हैं और होम ग्राउंड का आज किस हद तक एज होगा। पाकिस्तान के अंदर जो मैचेस हो रहे हैं वो मैचेस और बाद में जब श्रीलंका के अंदर मैचेस होंगे तो उन मैचेस में क्या फ़र्क हो सकता है, प्रेशर का फ़र्क क्या हो सकता है, क्राउड का फ़र्क क्या हो सकता है। तो बात का आगाज़ मोहम्मद आसिफ से करते हैं। सबसे पहले तो ये जानेंगे, आसिफ, पाकिस्तानी कप्तान ने बैटिंग का फैसला किया है टॉस जीतने के बाद, लेकिन मुल्तान के अंदर पहले मैच का आगाज़ होना किस हद तक देख रहे हैं कि शायकीन पुरजोश हैं और कितनी बड़ी तादाद में आए? यासर, देखिए कि पहला मैच आज इफ्तिताई मैच जो से शुरू होने जा रहा है, इसका मोमेंटम और जोशो खरोश जो मुल्तानियों का इस हद तक है कि मुल्तान की कल तक जो तमाम टिकटें थी मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम तक वो फ़रोख्त हो चुकी थी। अब मुल्तान में शदीद गर्मी के बावजूद भी शायकीन जोक दर जोक जो है वो स्टेडियम का रुख कर रहे हैं। बड़ी तादाद में शायकीन इस वक्त भी स्टेडियम में मौजूद है और अभी भी हम देख रहे हैं कि स्टेडियम के बाहर शटल सर्विस जो चलाई जा रही है इंतज़ामिया की जाने से, वो भर भर कर पार्किंग स्टैंड से के स्टेडियम आ रही है। तमाम जो टिकटें हैं वो फ़रोख्त हो चुकी है। शायकीन अभी भी यहाँ पर मौजूद है और टिकटें खरीदने के लिए लोगों की मिन्नतें करते नजर आ रहे हैं कि कहीं से उनको टिकटें मिल जाए, लेकिन टिकटें तमाम बुक हो चुकी हैं, जिसकी वजह से शायकीन अभी भी ग्राउंड के बाहर मौजूद है। अगर कप्तान और टीम के हवाले से बात करूँ, बताऊँ कि पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया है। पाकिस्तान का मोमेंटम और पाकिस्तान की जो एक सोच है उससे इस बात का भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कप्तान बाबर आजम ने कल ही अपनी 11 रुकनी टीम का ऐलान कर दिया था, जिसमें 3 जो फास्ट बॉलर है उनको रखा गया था, जिनमें नसीम शाह है, हारिस रऊफ है, इसके साथ साथ शाहीन शाह अफरीदी है, जबकि 2 जो स्पिनर है शादाब खान और मोहम्मद नवाज के इनको खिलाया जा रहा है। इसके साथ साथ बाबर आजम, इमामुल हक, इसके साथ साथ फ़खर जमान भी आज खेलने के लिए यहाँ पर उतरे हुए हैं। पाकिस्तान का मोमेंटम बना हुआ है। पाकिस्तान अफगान सीरीज जीत के आया और कल बाबर आजम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भी कहा था कि जो हम जीत का मोमेंटम लेकर आए हैं उसी को ही आगे बढ़ाएंगे और आज का जो मैच होगा वो मोहम्मद आसिफ ये बताइएगा कि नेपाली टीम के तासुरात क्या हैं पाकिस्तान के अंदर आना और फिर पहली बार एशिया कप के अंदर आना, तो किस तरह के वो तासुरात रख रहे हैं और शायकीन की जानिब से उनकी हौसला अफजाई के लिए क्या कुछ किया गया? देखिए, कल यासिर, जैसे कि जो नेपाली कप्तान है रोहित कुमार, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए यही कहा था कि हम बेशक पहली दफ़ा एशिया कप जैसे बड़े इवेंट में और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो नंबर 1 इस वक्त टीम है उसके ख़िलाफ़ खेलने के लिए आए हैं, लेकिन हमारा जो जीत का अज़म है वो लेकर उतरेंगे। अगर रैंकिंग के हवाले से बात करें तो पाकिस्तान इस वक्त पहले नंबर पर है, जबकि नेपाली जो टीम है वो इस वक्त 15वें नंबर पर है। दोनों टीमें इस वक्त जब ग्राउंड में उतरेंगी तो दोनों टीमों का जो मोमेंटम है वो कप्तानों ने भी कल आज़म का इजहार किया, तो आज भी दोनों कप्तान जो है वो टॉस पे भी एक दूसरे का जीत का आज़म का जो इजहार करते हुए नजर आ रहे थे और उनका यही कहना था कि आज ख़ास तौर पर क्योंकि इतना बड़ा इवेंट पहली दफ़ा खेलने के लिए आ रहे हैं तो वो जो मोमेंटम है वो पीछे से मोमेंटम लेकर आ रहे हैं, वही मोमेंटम आगे लेकर जाएंगे और आज पाकिस्तान को टफ टाइम दे सकते हैं। दूसरी जानब कप्तान बाबर आजम ने जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था और आज टॉस के मौका पर भी कि वो
जीत का जो मोमेंटम है वो आगे लेकर जाएंगे और इंशाल्लाह आज एक शायकीन को एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा। शायकीन इस वक्त भी स्टेडियम के बाहर मौजूद है, शायकीन जोक दर जोक आ रहे हैं, शायकीन का जोशो खरोश अरूज पर है, ना सिर्फ मुल्तान से बल्कि पूरे जनूबी पंजाब से मुल्तान जो स्टेडियम है वो इस वक्त खचाखच भरा हुआ है। आसिफ, साथ ही मौजूद रहेगा मौसम की सख्ती के बायस जो है वो शायकीन कितनी बड़ी तादाद में है और शायकीन का इस हवाले से क्या कहना है वो आपसे जानूंगा, लेकिन सरफराज नवाज साहब को शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। कप्तान जी, अगर देखा जाए, पहले बुनियादी सवाल, आज की टीम के ऊपर तो बाद में सवाल करूंगा, मेज़बानी जो पाकिस्तान को मिली है, मेज़बानी मिलने के बाद आप क्या समझते हैं कि मोमेंटम किस हद तक बढ़ सकता है? और दूसरी बात ये कि मेज़बानी भी जब आधी अधूरी मिली हो तो आपको फिर दूसरे मुल्क में जाके भी मेज़बानी करनी हो तो उसका कितना इम्पैक्ट पड़ता है खेल के ऊपर? देखिए, सबसे पहले तो मैं एज ए ओवरसीज यहाँ पे लंदन में पाकिस्तान पूरी कौम को और क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान टीम को ये एशिया कप होस्ट करने पर मुबारकबाद देता हूँ और होपफुली कि ये बड़ा सक्सेसफुल मामला चले। और मैं दूसरी बात जो आप कर रहे हैं तो मैं ये कहूँगा कि ये मैच जो पाकिस्तान में हो रहा है, 4 मैचेस अगर इससे ज़्यादा होते तो और खुशी होती, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान एशिया कप को काफ़ी सालों के बाद होस्ट कर रहा है। यही बड़ी खुशी की बात है कि पाकिस्तान में इंडिया मान गया है कि कुछ मैचेस पाकिस्तान में भी हों। अब मैच अगर पाकिस्तान टॉस जीता है, सबसे पहले तो ये करना पड़ेगा जो बाबर आजम ने कहा है कि हम का मतलब है टीम कॉम्बिनेशन और टीम वर्क। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि उसने अपने ऊपर से हटा के पूरी टीम पे टीम वर्क का काम दिया है। तो अब ये देखना है कि पाकिस्तान को जो नेपाल की टीम है इसको मैक्सिमम रन एवरेज के हिसाब से ज़्यादा स्कोर करें ताकि आखिर में माइनस प्लस का जो मामला चलता है उसमें हम पीछे ना रह जाएं। तो ये सबसे पहले देखना होगा। उसके बाद पाकिस्तान टीम काफ़ी नीट है, लेकिन उसमें मैं कहूँगा कि फ़खर जमान जो है इज़ आउट ऑफ फॉर्म, उसको इस मैच में अपनी फॉर्म बरकरार करने के लिए मेरा ख्याल है आप कह रहे हैं कि आउट ऑफ फॉर्म है। बहुत सी बातें जब होती हैं प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर, सवालात उठाए जाते हैं तो आगे से मुतवातर तौर पे हमें इस तरह के जवाबात देखने को मिलते हैं कि 1-2 मैचेस या 3-4 मैचेस से कारकर्दगी का आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, आपको उसे फॉर्म में लाने के लिए मुसलसल मैचेस देने चाहिए। तो आपको लगता है कि एक सीरीज़ हम पहले कर चुके हैं, वो बायलैटरल थी, लेकिन ये जो एशिया कप है अब एक बड़ा प्लेटफॉर्म है तो इसके ऊपर आके मोमेंटम तब्दील हो जाता है, कारकर्दगी भी तब्दील हो जाती है। नहीं, ये देखें ना कि एक आदमी अंडर प्रेशर है, पिछली सीरीज अच्छी नहीं गई तो वो पहले तो देखता है कि मैं सरवाइव करूं, आहिस्ता आहिस्ता रन करूं ताकि मेरा कोई रन बेहतर हो। तो वो फ्रीली खेल नहीं सकता। एक आदमी इन फॉर्म हो तो वो तो खुल के खेलता है। तो ये एक फ़र्क ज़रूर होगा बैट्समैन के अंदर। तो मैं ये कहूँगा बाकी प्लेयर तो काफ़ी अच्छा खेल रहे हैं। इमाम उल हक ने बड़ी उम्दा परफॉर्मेंस दी है, उसके अलावा दूसरे प्लेयर भी, लेकिन मिडल ऑर्डर को हमने इम्प्रूव करना है। मिडल ऑर्डर में जो हमारे कोलैप्स होते हैं वह हमें बेहतरी की ज़रूरत है ताकि बड़े स्कोर करने में मिडल ऑर्डर काफ़ी कामयाब होना ज़रूरी होता है। जी ठीक। आसिफ, आप ये बताइएगा, गर्मी की इस वक्त शिद्दत भी है, पारा इस वक्त कितना है वहाँ पे मुल्तान के अंदर, और गर्मी के इस हिद्दत के बावजूद शायकीन का जोशो खरोश कैसा देख रहे हैं? देखिए यासिर, आज मुल्तान शहर में शदीद गर्मी है। तकरीबन 37 से लेकर 40 के दरमियान दर्जा इस वक्त दर्जा हरारत जो मुल्तान में देखा जा सकता है। हब्स होने के बावजूद, ख़ास तौर पर हब्स की वजह से गर्मी की शिद्दत में इजाफा है। इसके बावजूद भी मुल्तानी शायकीन का जोशो जज्बा काबिल दीदनी है, क्योंकि लोग इतनी तादाद में यहाँ पर आ रहे हैं, उनका जोशो खरोश जो है वो अरूज पर है। बैटिंग ऑर्डर क्या होगा और पूरे कॉम्बिनेशन के ऊपर बात हुई। एक टीम है टॉप की और एक टीम है सबसे नीचे वाली। अब वो एक टीम पहली बार एशिया कप में आ रही है तो उसका हौसला किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है या किस तरीके से बड़ा हुआ होगा, इसके ऊपर बिलखुसूस बात होती है। सरफराज साहब, अगर आपको याद हो कि मुल्तान का जो जियोग्राफी इस वक्त देखी जाए तो इतनी हिद्दत है वहाँ पे, बहुत सर्द इलाकों में और बहुत गर्म इलाकों में जो खेल खेला जाता है उसके ऊपर कितना मौसम का असर पड़ता है? देखिए, मौसम का तो काफ़ी असर होता है, क्योंकि जो ज़्यादातर तो जो फास्ट बॉलर है उनको ज़रा मुश्किल पड़ती है क्योंकि गर्मी है, लेकिन पीपल आर यूज्ड टू इट।
आप जब ऑस्ट्रेलिया में खेलते हैं पर्थ में, तो वहाँ भी 105 या 110 टेम्परेचर में हम खेलते रहे हैं, और मेलबर्न में टेम्परेचर हो जाता था 60-70, तो वहाँ सर्द और स्वेटर डालते थे। तो ये क्लाइमेटाइज आदमी को इतना मुश्किल नहीं होता, लेकिन प्यास ज़्यादा लगती है। और उसमें भी आप देखें कि एवरी ओवर के बाद बाउंड्री लाइन पे वो बोतल लेके खड़ा होता है पानी की, ताकि पानी पी लें। तो मेरा नहीं ख्याल कि इतना फ़र्क पड़ेगा। गर्म जगह पे जो भी मैच होगा तो काफ़ी कंफर्टेबल फील करेंगे। जी आसिफ, ये बताइएगा कि सेटिंग अरेंजमेंट स्टेडियम के अंदर कितना है, कितनी बड़ी तादाद में शायकीन आए हैं, और आज के मैच में बिलखुसूस क्या आप समझते हैं कि पहले हाफ के बाद शायकीन की तादाद बढ़ जाएगी? देखिए यासिर, टिकटें तो तमाम फ़रोख्त हो चुकी है, क्योंकि गर्मी की वजह से हो सकता है शायद शायकीन अभी भी देख रहे हैं, हम आ रहे हैं, जोक दर जोक आई जा रहे हैं, वक्फे से आ रहे हैं, क्योंकि पहले टीमों की आमद की वजह से तकरीबन 1.5 से 2 घंटे जो रोड है वो बंद रहा, शायकीन यहाँ पर नहीं आ सकते थे। अब शायकीन, क्योंकि शटल सर्विस बार बार आ रही है, शायकीन को लेके आ रहे हैं, इसलिए शायकीन अब ज़्यादा तादाद में आ रहे हैं। कुछ ही देर में हो सकता है पहले हाफ से पहले ही तमाम जो ग्राउंड है वो भर जाए, क्योंकि टिकटें फ़रोख्त हुई है, तो ज़ाहिरी बात है शायकीन ने यहाँ पर आना है और मैच देखना है। अगर मुल्तान की पिच और आज के मैच में थोड़ी सी बात बताऊँ, तो कल बाबर आजम ने कहा था, आज टॉस के मौका पर भी बाबर आजम ने कहा कि मुल्तान की जो पिच है वो बैटिंग के लिए साजगार होगी, और आज बहुत अच्छा मैच शायकीन को देखने को मिलेगा, क्योंकि इसके साथ पाकिस्तान ने पहले टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया है, तो इसीलिए शायकीन जल्दी आने की कोशिश करेंगे। इमामुल हक के साथ साथ फ़खर जमान, बाबर आजम की बैटिंग देखने के लिए जो पिछले तकरीबन 15 दिनों से शायकीन बेताब नज़र आ रहे थे, वो शायकीन आप ग्राउंड में पहुंच चुके हैं। और इन जो पाकिस्तानी टॉप ऑर्डर बैट्समैन हैं, ख़ास तौर पर बाबर आजम को देखने के लिए लोग जोक दर जोक आ रहे थे, वो बड़े खुश दिखाई दे रहे थे कि वो पाकिस्तानी काफी खुश दिखाई दे रहे थे। अगर हम ये जो हालिया सीरीज हुई अफगानिस्तान के साथ, बैटिंग ऑर्डर देखें, पहले 2 मैचेस देखें, तीसरे मैच की बात नहीं कर रहा, पहले 2 मैचेस अगर आप देखें, तो पहले 2 मैचेस के अंदर जिस तरीके की कारकर्दगी रही है, उसी मोमेंटम को अगर आगे बढ़ाया जाए तो अभी का बैटिंग ऑर्डर आप समझते हैं कि वही सेम रहना चाहिए या कहीं ना कहीं पर तब्दीली की ज़रूरत है? देखें, तब्दीली तो इस वक्त कोई ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान की टीम अभी आप देखें, टेस्ट मैचेस में भी वाइट वॉश किया श्रीलंका को, उसके बाद फिर अफगानिस्तान को वाइट वॉश किया, तो टीम इज़ डूइंग वेरी वेल। लेकिन एक चीज़ मैं कहूँगा कि जहाँ जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जर्नलिस्ट भी मुझे मिले हैं और लोग भी मिले हैं, वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान टीम और पीसीबी इस वक्त आपस में दे नीड टुगेदर, और इनमें कोई इस तरह का मिनिस्ट्री को, आईपीसी को कोई इख्तलाफ नज़र नहीं आना चाहिए, और पाकिस्तान को वर्ल्ड कप तक मेंटली फ्री और पीसीबी को भी मेंटली फ्री करना चाहिए। और प्राइम मिनिस्टर ख़ास तौर पर लोगों का ख्याल है कि अपने टेक ओवर करें, कि इन चीज़ों को अवॉइड करें, ताकि पाकिस्तान टीम जिस तरह की परफॉर्मेंस कर रही है इससे बेहतर परफॉर्मेंस दे और एशिया कप जीत से वैसे भी पाक होना चाहिए। सरफराज साहब, अगर देखा जाए, मिकी आर्थर की क़यादत में हमने एक बहुत बड़ा इवेंट जीता था, अब फिर से मिकी आर्थर की जो कोचिंग है वो पाकिस्तानी टीम को दस्तयाब है, इसका टीम के ऊपर असर किस तरीके का देखते हैं? देखें, मिकी आर्थर काफ़ी देर से पाकिस्तानी प्लेयर को जानते हैं, और प्लेयर भी मिकी आर्थर की जो आदात से वाकिफ़ हैं, लेकिन ये ज़्यादा बेहतर होता कि मिकी आर्थर शुरू से ही पाकिस्तान में होते और पाकिस्तान में आके या जहाँ टीम गई, या जैसे श्रीलंका में टेस्ट मैचेस थे तो आर्थर साहब ये डर्बी में थे, उस वक्त भी टीम के साथ होते, तो टीम की परफॉर्मेंस और उनकी एबिलिटी को ज़्यादा वॉच कर सकते थे, और उससे टीम में और ज़्यादा निखार पैदा हो सकता था। तो अब शायद आए हुए हैं, तो होपफुली ही इज़ परफॉर्मिंग वेल, और उसके पर होते हुए जो अफगानिस्तान को दूसरा मैच पाकिस्तान ने जीता है वो भी अनएक्सपेक्टेड लोग कहते हैं, लेकिन ज़बरदस्त परफॉर्मेंस की है, 3-0 जो किया है, तो अब पाकिस्तान की टीम एक फॉर्मिडेबल टीम नज़र आ रही है। और ये आज का मैच तो मैं कहूँगा एक आसान रन होना चाहिए, लेकिन रन एवरेज बढ़ानी चाहिए। दूसरा मैच जो इंडिया से होगा उसमें असल मुकाबला नज़र आएगा। जी
इंडिया के मैच पे तो बाद में सरफराज साहब बात करते हैं, लेकिन कप्तान जी अगर आज देखा जाए तो नेपाल कदरे हल्की टीम है, लेकिन खेल के अंदर किसी को आप हल्का नहीं ले सकते। तो स्कोर कार्ड के ऊपर कौन सा हिस्सा ऐसा है जो पहले खेलते हुए हमें कंफर्ट जोन के अंदर लेके जा सकता है? नहीं, ये देखें, इतनी भी मैं कहूँगा अंडर एस्टिमेट टीम को नहीं करना चाहिए, पाकिस्तान टीम को। ये एक देखें, इस वक्त इतनी ज़बरदस्त टीम बन चुकी है और हर खिलाड़ी अपनी परफॉर्मेंस दे रहा है। उन टॉप ऑफ दैट आप देखें पाकिस्तान की जो बॉलिंग है वो मैं कहूँगा दुनिया की जो भी बॉलिंग है इस वक्त है, सबसे बेहतर बॉलिंग पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग मुझे नज़र आई है। और उसमें मैं कहूँगा कि शहनशाह अफरीदी के जो शुरू के 3-4 ओवर हैं दोज आर अनप्लेएबल, और वहीं पे ये टीम डेंट डाल देती है पाकिस्तान दूसरी टीम के ऊपर। जी, शाहीन के बारे में इस वक्त ओवरऑल जो बातें हो रही हैं उस पर भी बिलखुसूस बात की जाएगी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। पर्सन स्पेसिफिक जो एबिलिटी है बिलखुसूस उसके ऊपर बात की जाएगी, कहीं नहीं जाएगा स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, मैच का आगाज़ तो हो चुका, लेकिन मौजूदा सूरत हाल अगर देखी जाए तो शायकीन का जोशो जज्बा तो उरूज पर है। जो 2 ग्रुप्स बने उसके बारे में शायकीन की राय क्या है और एक्सपर्ट्स की राय क्या है? पर्सन स्पेसिफिक एबिलिटीज़ के ऊपर कौन क्या सोचता है, यानी बाबर आजम की कप्तानी कैसी है, बाबर आजम की बैटिंग इस वक्त कैसी चल रही है, फ़खर जमान अगर आउट ऑफ फॉर्म है तो उन्हें फॉर्म में लाने के लिए क्या तब्दीली की जा सकती है, या उनके ऊपर गौर ख़ौस किस तरीके से होना चाहिए? सरफराज साहब की तरफ बढ़ते हैं। सरफराज साहब, अगर देखा जाए 1 डाउन से हमारी जो बैटिंग है वो कुछ बेहतर होना शुरू होती है और मिडल ऑर्डर जाके वो कुछ नाकाम हो जाता है, लेकिन टेल एंडर्स फेरा के सहारा दे रहे हैं और ऑलराउंडर्स जैसी कारकर्दगी दिखा रहे हैं। पिछले 15 सालों के दौरान अगर देखा जाए तो हमारा ज़्यादा जो फोकस था वो ऑलराउंडर्स के ऊपर हुआ करता था, लेकिन बाबर की कप्तानी में हमने ये ट्रेंड तब्दील होते देखा है। बाबर या तो बैटर्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं या फिर वो पेसर्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, तो ऑलराउंडर्स के ऊपर जो फोकस नहीं हो रहा, क्या ये बेहतर इकदाम है या आप समझते हैं कि इसके ऊपर गौर करना चाहिए? देखें, इस वक्त तो जो पहले ऑलराउंडर होते थे उसमें आप देखें कि अजहर महमूद था जो बॉलिंग भी करता था और 100 रन भी करता था, टेस्ट हो या दूसरे मैचेस। फिर अब्दुल रज़ाक है, उसकी अनबिलीवेबल इनिंगें सबको पता है कि जिस तरह उसकी परफॉर्मेंस पर बॉलिंग भी रही है। इस तरह के हमारे पास अब ऑलराउंडर नहीं आए। एक हमारे पास जो ऑलराउंडर शादाब खान है उसको वो मिडिल ऑर्डर में आता है, लेकिन काफ़ी लो मिडिल ऑर्डर आता है। इसमें मेरा ख्याल है मिडिल ऑर्डर में जो 3 जो बैट्समैन खेलते हैं, शादाब, सलमान आगा और इफ्तिखार, इनको वेरी करना चाहिए। इनमें से कोई तो तेज़ बॉलर को अच्छा खेलते हैं, कोई स्पिनर को, तो जब बॉलिंग दूसरी टीम की हो और जिनकी बैटिंग आए तो इनको वेरी करना चाहिए और देखना चाहिए कि हमें तेज़ रन चाहिए तो इफ्तिखार को भेजें। और उसके बाद जो शादाब है वो ज़बरदस्त बैटिंग लो डाउन आके करता है, तो उसके बाद जो आगा है उसको भी देखना पड़ेगा कि ऊंची या तेज़ हिटें उसमें मारने का अभी रुझान बहुत कम है। तो ये हमें देखना पड़ेगा कि बैटिंग ऑर्डर अंडर द कंडीशन कहाँ कोई सेट हो सकता है, इसका कैप्टन को ख्याल करना पड़ेगा। जी ठीक। आसिफ, ये बताइएगा कि मैच का आगाज़ हो चुका होगा, तो इस वक्त सूरत हाल क्या है शायकीन की, और दूसरा ये कि जब यहाँ से रुखसत होने वाले होंगे तो इंतज़ामात आप कैसे देख रहे हैं कुर्बो जवार में? देखें, मैच इस वक्त शुरू हो चुका है। फ़खर जमान और इमामुल हक बैटिंग के लिए बिल्कुल पहुंचे हुए हैं। क्रीज पर इस वक्त बैटिंग जारी है, क्योंकि हम स्टेडियम के बाहर है, तो जैसे ही चौका या छक्का या कोई बाउंड्री लगती है या सिंगल बनता है तो शायकीन का जोशो खरोश यहाँ तक उनकी आवाज़ें पहुँच रही हैं। और इसका मतलब है कि इस वक्त स्टेडियम जो है वो काफ़ी हद तक कह सकते हैं कि शायकीन से भर चुका है। अभी भी शायकीन बड़ी तादाद में आ रहे हैं। अभी यहाँ पर शायकीन जो पहुँचे वो बता रहे थे कि जो पार्किंग स्टैंड बनाई गई है वो तकरीबन 1 किलोमीटर दूर पार्किंग स्टैंड है,
वो शायकीन से इस वक्त खचाखच भरी हुई है। बड़ी तादाद में शायकीन इस वक्त शटल का वेट कर रहे हैं और शटल मुसलसल यहाँ पर आ रही है और शायकीन को ले पहुंच रही है। इसके बावजूद ये बताएं कि मेहमानों की मेजबानी मुल्तान वालों ने किस तरीके से की है? देखें, मेहमानों की मेज़बानी तो मुल्तानियों ने हमेशा ही बड़ी खूबसूरत तरीके से किया है। तो इसका अंदाज़ा यह है कि नेपाली टीम जब मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में पहुंची तो मुल्तान निजी होटल में पहुंची तो सबसे पहले जो सराइकी अजरक है वो पहनाकर उनका इस्तकबाल किया गया था। इसके बाद आज जैसे फ़हीम अशरफ ने उससे पहले जो पाकिस्तानी फास्ट बॉलर है हारिस रऊफ़ और नसीम शाह की जानिब से भी जो नेपाली खिलाड़ी है उनके लिए सोन हलवे का जो तोहफ़ा था वो दिया गया, सोन हलवा पेश किया गया, जो मुल्तान की सौगात है तौर पर जो वो सोन हलवा खूबसूरत तरीके से बनाकर उनको दिया गया और बताया यही जा रहा है कि उनको पैकिंग की सूरत में, गिफ्ट की सूरत में भी नेपाली खिलाड़ियों को सोन हलवा दिया गया है। तो मुल्तानियों ने जो नेपाली टीम का ख़ास तौर पर बहुत खूबसूरत तरीके से जो इस्तकबाल किया। ख़ास तौर पर जो मुल्तान और जनूबी पंजाब की आवाम है वो एशिया कप के दूसरे मैचेस को मिस कर रही है, ख़ास तौर पर इंडिया की टीम को मिस कर रही है। अगर ये पूरा, जैसे कल बाबर आजम ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि अगर ये पूरा एशिया कप पाकिस्तान में होता तो इसकी जो खूबसूरती है और इसका जो चार्म है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता। मैच याद रखे ना रखे मेहमान टीम, उसको मेजबानी जरूर याद रहनी चाहिए कि मेजबानी पाकिस्तानियों ने बहुत अच्छे तरीके से की। सरफराज साहब, अगर बतौर कप्तान बाबर आजम को देखा जाए, माजी करीब के अंदर मवाजना किया जा रहा था कोहली के साथ, लेकिन अब वो मवाजना भी खत्म हो चुका है। जो बड़े बड़े क्रिकेटर्स हैं वो बाबर आजम को रेट किसी और जगह पे कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि मैं का उनसर जो उनकी जात के अंदर नहीं है, ये टीम की कामयाबी में कितना कलीदी किरदार अदा कर रहा है? देखें, बाबर आजम इस वक्त तो पूरी दुनिया मानती है कि ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन अपनी न्यूज़ का है, और जिस तरह उसकी कवर ड्राइव और ऑन की तरफ मिडल ऑफ द बैट खेलता है, और कोहली का मुकाबला करें तो कोहली इज गोइंग डाउन द हिल और बाबर अभी इतना ज़्यादा उम्र का नहीं है, ही इज़ गोइंग अप। तो उसमें मैं ये कहूँगा कि बाबर ने पाकिस्तान के लिए बेशुमार परफॉर्मेंस की है और मैच जितवाए भी हैं, सेंचुरी पे सेंचुरी भी उसने की है। तो उसमें मैं कहूँगा कि पाकिस्तान के लिए ये ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है बाबर आजम की, और बाबर आजम और दूसरा रिजवान, इनके ऊपर ही टीम ज़्यादातर एक रोज़ा में यकीन रखती है। उसके बाद जो पाकिस्तान के इमामुल हक है उसने अच्छी परफॉर्मेंस की है अभी, उसके बाद फिर आपका फ़खर जमान है, वो थोड़ी सी आउट ऑफ फॉर्म जो है 30-35। अच्छा, आप क्या समझते हैं कप्तान जी, क्या समझते हैं कि फ़खर में जो आउट ऑफ फॉर्म का उनसर नज़र आ रहा है उसकी तब्दीली किस तरीके से हो सकती है? बैटिंग ऑर्डर में तब्दीली करके या फिर ज़्यादा फोकस करके? नहीं, देखें, जहां बैट्समैन को सारी उम्र खेलता रहा है, अगर उसको तब्दील करेंगे तो वो और ख़त्म हो जाएगा, उसका कॉन्फिडेंस भी शैटर होगा, मेंटली भी उसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा कि मुझे डिस्कार्ड कर दिया कि एज ए ओपनर और लोअर डाउन भेजने हैं इसलिए कि मेरी परफॉर्मेंस नहीं है। ये साइकोलॉजिकली जो इफेक्ट पड़ेंगे ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि बैट्समैन को उसी पोजीशन में खिलाएं या फिर आउट ऑफ टीम कर दें, रेस्ट दे दें, इस तरह का ये करना चाहिए। और पोजीशन बदलने से मेरा ख्याल है बैट्समैन और टीम के ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा। जी अच्छा सरफराज साहब, आप क्या समझते हैं इमामुल हक के हवाले से? इमामुल हक एक अरसा तनकीद की जद में रहे, सिफारिश की छाप उनके माथे पे लगी रही, लेकिन उस प्रेशर के दौरान भी कारकर्दगी बेहतर होती रही लम्हा बलम्हा। तो अब मौजूदा कारकर्दगी को किस नज़र से देखते हैं? मौजूदा कारकर्दगी तो मैं कहूँगा कि अच्छी है, उस वक्त भी अच्छी थी, लेकिन बीच में इन्होंने जो एक दो बयान दिए उसकी वजह से इनके ऊपर प्रेशर बढ़ा और टीम से अंदर बाहर जो मामला चलता रहा। तो लेकिन इनको थोड़ा सा और कंसंट्रेट करना चाहिए। ये 60-70 पे जाके थोड़ा रन एवरेज इनकी स्लो हो जाती है, वहाँ इनको कंसंट्रेट करके एक जैसे मैच जीत के बाहर आती हैं 80-90 या 100 के करीब पहुँचते हैं, तो वो 100 करने के बाद भी अपना अंदर खड़े रहते हैं, आउट नहीं होते और मैच विनिंग परफॉर्मेंस करके बाहर आते हैं। इसको इमामुल हक को ये इसके ऊपर सोचना होगा और मेहनत करनी होगी कि मैच विनिंग बैट्समैन अगर सेट हुआ है तो मैच जिता के बाहर आए। ये इनके ऊपर थोड़ा सा इनको गाइड करना पड़ेगा, कोचेस को या कैप्टन को आपस में डिस्कस करना पड़ेगा इन फ्यूचर। जी
अच्छा सरफराज साहब, अगर देखा जाए शाहीन शाह अफरीदी को एलेक्स हेल्स कहते हैं कि वो नई बॉल का सबसे बेहतरीन बॉलर है। अब हमने कुछ गुज़श्ता मैचेस के अंदर ये भी देखा है कि वो अब तवज्जो जो है वो बैटिंग के ऊपर भी दे रहे हैं, ऑलराउंडर बनने की कोशिश कर रहे हैं। क्या उन्हें बनने की कोशिश को जारी रखना चाहिए या तमाम फोकस अपनी बॉलिंग के ऊपर करना चाहिए? देखें, एक नेचुरल एबिलिटी जो बैट्समैन या बॉलर में होती है उसको अगर कंसंट्रेट करे तो मेरा ख्याल है ज़्यादा बेहतर है। मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ। काउंटी के अंदर मैंने कोई थोड़ा सा बेहतर स्कोर किया तो उन्होंने नंबर 7 मुझे बॉलिंग पे बैटिंग पे भेजना शुरू कर दिया। मैंने 800-900 रन किए थे उस सीज़न तो, लेकिन उसके बाद फिर मैंने जब बॉलिंग करने आता था तो वो मेरी परफॉर्मेंस नहीं होती थी जो होनी चाहिए। तो मैंने कैप्टन को कहा कि आई वांट टू गेट विकेट्स और मैं मैच जिताऊंगा, विकेटें लेकर, बैट्समैन बन के नहीं जिता सकता। तो ये मैं कहूँगा कि शहनशाह अफरीदी को ये सोचना पड़ेगा कि उसका जॉब है आउट करना, विकेटें लेनी, मैच जितवाना। ऑलराउंडर बनेगा तो फिर ही विल फिनिश नो वेयर। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि उसको जो नए गेंद की जैसे बॉलिंग उसकी है उसी तरह आखिरी ओवरों में भी उसके करीब बॉलिंग अगर शुरू कर दें, बेहतर कर दें, इसके ऊपर इनको कंसिडर करना चाहिए बजाय ऑलराउंडर बनने के। जी आसिफ, मैं आपकी हालत का अंदाज़ा लगा सकता हूं कि फील लाइक 45 के अंदर खड़े रहना और वो भी घंटा खड़े रहना बड़े मुश्किल सूरत हाल होती है। लेकिन जब हम मेज़बानी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हों तो मेहमानों को तो बताना पड़ता है कि आपके लिए हमने पापड़ भी पेले हैं और आपके लिए हम हमा वक्त यहाँ पे खिदमत के लिए भी मौजूद हैं। तो ये बताइए कि जो वक्त गुजर रहा है बाहर शायकीन का इस वक्त मंजरनामा क्या दिखाई दे रहा है, और जब मैच ख़त्म होगा तो आज रात इंतज़ामिया ने मेहमान टीम के लिए क्या इंतज़ाम कर रखा है? देखें, बाहर का मंजर ये है कि हर गुजरते वक्त के साथ साथ शायकीन का जो रश है वो बढ़ता जा रहा है। अवाम आ रही है स्टेडियम में, जोक दर जोक जाने की कोशिश कर रही है, जितनी कोशिश कर रही है कि जितनी जल्दी हो सके वो स्टेडियम में पहुंचे और पाकिस्तान की बैटिंग से खूब महसूस हो सके। शायकीन जो मैच ख़त्म होने के बाद अगर इन दोनों टीमों के इंतजामात के हवाले से बात करें तो दोनों टीमों के लिए तमाम जो रूट है वो मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाता है, जिसमें सिक्योरिटी में ख़ास तौर पर पाक फ़ौज, रेंजर्स, पुलिस एहलकार, ट्रैफिक वार्डन, तमाम जो सिक्योरिटी अदारे हैं वो हिस्सा ले रहे हैं। मुकम्मल तौर पर जो रूट है उसको कार्डन ऑफ कर दिया जाता है। जब तक टीम निजी होटल में नहीं पहुंच जाती तो स्टेडियम के रूट को नहीं खोला जाता। शायकीन को भी इसके लिए थोड़ी सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, लेकिन शायकीन इस बात पर खुश होते हैं कि क्योंकि मुल्तान में कभी कभार मैच मिलता है तो वो उस मैच से इतना खुश होते हैं कि वो ये छोटी छोटी जो मुश्किलात है इसको दरगुजर कर देते हैं। इसलिए शायकीन आज भी इतनी गर्मी के बावजूद भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं और जो मेज़बानी की जैसे आप कह रहे हैं कि वो मेज़बानी अपना शो करवा रहे हैं कि हम कितना अच्छा मेज़बान है और कितनी अच्छी शायकीन जो ख़ास तौर पर दोनों टीमों को कितना अच्छा एक दूसरे को वो क्या कहते हैं कि दोनों को तालियां बजाकर यहाँ पर जी बिल्कुल इसी तरह वही देख रहे हैं ना कि शायकीन यहाँ पर पहुँच रहे हैं और मैच से महसूस हो रहे हैं। इस वक्त जो पिच की सूरत हाल को देखते हुए नज़र आ रहा है कि ख़ास तौर पर जो फ़खर ज़मान आउट ऑफ फॉर्म नज़र आ रहे हैं। तो कल बाबर आजम ने भी यही कहा था कि फ़खर ज़मान हमेशा ही बड़े टूर्नामेंट में, बड़े इवेंट्स में परफॉर्म करना जानता है। तो एशिया कप और आगे जो वर्ल्ड कप आ रहा है वो बड़े इवेंट्स हैं, उनमें फ़खर ज़मान जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा करेगा और आज की पिच उनके लिए बहुत ज़्यादा साजगार साबित हो सकती है। वो इस पिच पर खेलें, बैटिंग करें और अपना 100 करें और अपना कॉन्फिडेंस जो लूज़ कर चुके हैं उसको बहाल करें। इसी तरह बाबर आजम भी यहाँ पर कॉन्फिडेंट है। बाबर आजम पहले भी यहाँ पर सेंचुरी कर चुके हैं, इंग्लैंड के खिलाफ खेल था, बड़ी अच्छी जो बैटिंग का मुजाहरा किया था। इसी तरह आज जो मैच है इसमें भी बाबर आजम को चाहिए कि वो आए और एक अच्छा टोटल जो है तकरीबन 350 से लेकर 370 तक यहाँ पर टोटल सेट करें, ताकि अगले मैच जो इंडिया के साथ 2 दिसंबर को श्रीलंका में कैंडी में मैच होगा तो पाकिस्तान एक अच्छा यहाँ से मोमेंटम लेकर जाए। और इंडिया पर भी आप क्या समझते हैं, अगर पिचेस की बात की जाए पाकिस्तानी पिचेस की, तो लाहौर, कराची और पिंडी की पिचेस, इसका एटमॉस्फेयर और तरह का है। मुल्तान की पिच को लेके क्या आपको लगता है कि स्कोर कार्ड के ऊपर जब वो बताया भी जा रहा है कि ये बैटिंग पिच है, कितना स्कोर हो सकता है या कितना हमें करना चाहिए? सरफराज साहब आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है। अच्छा मुझे पूछा तो मैं ये कहूँगा
कि जैसे पिच सुबह देखने में आई है, हल्का सा ग्रास जो था ट्रेंजिन वो रोल इन किया हुआ था और हार्ड पिच थी, अमर सुहेल बता रहे थे। और अगर तो हार्ड पिच है तो पाकिस्तान को कम अज़ कम 375 के करीब तो रन लेके जाने चाहिए, इसलिए कि फ्यूचर के लिए भी रन एवरेज इनके लिए बेहतर होगी। अपने ग्रुप में प्लस के में अगर ये चले जाएं और 2 मैच जीत लें तो मेरा ख्याल है कि काफ़ी बेहतर होगा। उसके बाद फिर पाकिस्तान की अगर आप पिच के अलावा अगर आप बात करें पाकिस्तान की बॉलिंग की, तो मेरा ख्याल है इस वक्त जो पाकिस्तान के 3 फास्ट बॉलर नसीम शाह, अफरीदी और उसके बाद फिर हारिस, ये ज़बरदस्त बॉलर्स हैं। और इनमें एक बॉलर का मैं कहूँगा कि उसका मुझे अफसोस हो रहा है कि टीम में जो आखिरी लम्हात में बड़ी अच्छी बॉलिंग करते रहे हैं जुमार खान, उसको टीम में 18 में किसी टीम में नहीं रखा गया। तो वो मेरा ख्याल है कि इन सब से आखिरी जो ओवर्स हैं उनमें सबसे बेहतर बॉलिंग एक्शन भी उसका आप जमान को किसके ऊपर रेट कर रहे हैं? मैं कहता हूं कि जुमान को तो ये आपके पास मोहम्मद वसीम है, इस तरह के जो एक आध बॉलर आपने आजमाए हुए हैं, आखिर में इनको काफ़ी रन पड़ते हैं। तो जुमान को अगर आखिरी लम्हात में आपने देखा होगा कि आखिरी ओवर में भी वो बड़ा कॉन्फिडेंस होता है और उसकी जो परफॉर्मेंस है काफ़ी बेहतर रही है, जो पास परफॉर्मेंस देखी है। तो ये मैंने चेयरमैन साहब से जब लाहौर में था वाज़ा किया था कि परफॉर्मेंस के हिसाब से अगर देखा जाए तो आखिरी ओवर में और शुरू में जो ये पंजाबी में कहते हैं कुछ में बॉलिंग करता है यॉर्कर नुमा, और उसमें बैट्समैनों को इतना मौका नहीं मिलता हिट आउट करने का। ये इसकी मैं कहूँगा खासियत है और इस खासियत का बॉलर हमें एक ज़रूर टीम में रखना चाहिए था। जी अच्छा, एक आखिरी सवाल सरफराज साहब, आप क्या समझते हैं हमारा जो ग्रुप है 2 सितंबर का मैच जो है रवायती हरीफ के साथ, वो किस तरीके का होगा और उस मैच के अंदर इस मैच की कारकर्दगी को किस हद तक आगे लेके जाने की ज़रूरत है? और अगर टीम कॉम्बिनेशन दोनों तरफ का देखें, कप्तानी से लेके टेल एंडर्स तक, बैटिंग ऑर्डर को भी अगर देख लें, तो कौन सी टीम आपको ज़्यादा मजबूत लगती है? देखें, दोनों टीमों का तो फ़र्क हमने रिसेंटली देखा है। एक का तो बाबर आजम रेगुलर कैप्टन है, दूसरे का जो शर्मा था, उसके बाद फिर एक दूसरा भी कैप्टन आ गया उनका। तो वेस्ट इंडीज़ में ये सीरीज़ हार गया, जो क्वालिफाई नहीं कर सकी। उसके बाद मैं ये देखता रहा हूँ कि इनका मिडिल ऑर्डर जो है वो इतना आउटस्टैंडिंग नहीं, ना ही उनका वो शर्मा ओपन जाके जो 200-300 की परफॉर्मेंस देता रहा है उसकी परफॉर्मेंस नहीं है। कोहली अगर थोड़ा चलता है तो उसके ऊपर ये बेस कर रहे हैं। बाकी तो मैं कहूँगा कि पाकिस्तान की जो बैटिंग आप देख लें, बॉलिंग देख लें, इन सब इंडिया से मुझे काफ़ी स्पीडेड लगती है। और ख़ास तौर पे फास्ट बॉलिंग जो पाकिस्तान की है उसका तो मुकाबला मेरा ख्याल है शायद दुनिया की इस टीमों में फास्ट बॉलिंग का मुकाबला दुनिया की कोई टीम इस वक्त नहीं कर पा रही। इस वक्त टीम कॉम्बिनेशन जो है वो बेहतरीन बना हुआ है, लेकिन उसमें सिर्फ ज़रूरत है मोमेंटम को बरकरार रखना और टीम एफर्ट्स के साथ आगे बढ़ना। बसूरत दीगर कहीं ना कहीं पर लूप होल्स अगर हुए तो हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। सरफराज नवाज साहब, आसिफ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कल आपसे मुलाकात होगी। कल जो मैच होगा कितना तगड़ा हो सकता है, उस मैच में टीम कॉम्बिनेशन पे भी बात होगी। आज के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।